MSW 14 गांधी समाज कार्य के दूसरे खंड गांधी समाज कार्य भाग 1 में आपका स्वागत है। इसकी पहली इकाई है अहिंसात्मक संघर्ष की अवधारणा और उसका औचित्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग अहिंसात्मक संघर्ष की अवधारणा का परिचय प्राप्त कर पाएंगे, इसकी गांधी अवधारणा को व्याख्यायित कर पाएंगे और अहिंसक संघर्ष के औचित्य को रेखांकित कर सकेंगे। संघर्ष किसी भी सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा प्रारंभ से रहा है, लेकिन संघर्ष से निपटने के दो तरीके हम लोग देख सकते हैं। पहला एक हिंसक प्रतिरोध। हिंसक प्रतिरोध में हिंसा द्वारा समाधान किए जाने पर जीत ज़्यादा हिंसा करने वाले की होती है, जिसमें यह जरूरी नहीं कि वह सही पक्ष ही हो। और दूसरा, हिंसा के दौरान जो जान माल का नुकसान किया जाता है उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। दूसरा तरीका है जिसे हम लोग अहिंसक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, जिसे गांधी जी ने सक्रिय अहिंसक प्रतिरोध का नाम देते हुए उसे सत्याग्रह के नाम से पुकारा। इस अपनी प्रविधि में अहिंसक प्रतिरोध के कई तरीकों को शामिल करते हैं, जिसकी चर्चा हम पूर्व में कई स्थानों पर कर चुके हैं। और इसके जो प्रकार हैं वह असहयोग, सविनय अवज्ञा, हड़ताल, धरना, उपवास, बहिष्कार इत्यादि। गांधी जी की दृष्टि में मन, वचन, कर्म से दूसरों को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार अपने विशुद्ध रूप में अहिंसा का अर्थ है अधिकतम प्रेम। हम जिससे भी प्रेम करते हैं और जितना प्रेम करते हैं अहिंसा के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, और वे अहिंसा को ईश्वर तक पहुंचने के स्रोत के रूप में देखते थे। गांधी जी के लिए ये कहा जाता है कि वे एक व्यावहारिक आदर्शवादी थे। बहुत हद तक यह कथन सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि अपने जीवन काल में वे एक ऐसे आदर्शों की स्वीकृति देते हैं जिसे लोक जीवन में उतारा जा सके। वे आदर्शों की बात करते हैं, परंतु उसके साथ साथ वह ऐसे आदर्शों की बात करते हैं जिसे लोक जीवन में उतारा जा सके। उनका जीवन पूर्णतः सिद्धांत और कर्म के समन्वय पर आश्रित था, और उनके जीवन का मार्गदर्शन जो सिद्धांत था वह निष्क्रियता नहीं अपितु अधिकतम सक्रियता कही जा सकती थी। और अहिंसा के ऐसे प्रतिरूपों को, मॉडल्स को वे अपनाना चाहते थे जिसके आधार पर संपूर्ण व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में उसे उतारा जा सके। गांधी की दृष्टि में अहिंसा के स्वरूप को बतलाते हुए उसकी स्वरूपगत विशेषताएं हम लोग निम्नानुसार बता सकते हैं। उनके अनुसार अहिंसा पशु बल से श्रेष्ठ है और साथ ही ये मानव जाति का नियम है। अहिंसा उसके लिए उपयोगी नहीं है जो प्रेम में आस्था नहीं रखता है। जो प्रेम में आस्था रखता है वही अहिंसा का प्रयोग कर सकता है। यह मनुष्य के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की पूरी रक्षा करती है। इसका प्रयोग स्वयं की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए, दूसरों के ऊपर किसी भी तरीके के शासन करने के लिए नहीं करना चाहिए। और इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, आयु का व्यक्ति कर सकता है। और ये केवल व्यक्ति के लिए नहीं अपितु समाज के लिए भी उपयोगी है। और अहिंसा को जीवन के किसी एकांगी पक्ष पर नहीं अपितु जीवन के संपूर्ण पक्षों पर लागू किया जाना चाहिए। अब अहिंसक संघर्ष और गांधी की अवधारणा पर चर्चा करते हुए हम ये जान सकते हैं कि महात्मा गांधी जिस सत्य और अहिंसा को अपने जीवन के साधन के रूप में मानकर दुनिया की बुराइयों को मिटाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे थे, उस समय न केवल भारत अपितु पूरा विश्व उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, गरीबी, हिंसा और अन्य दूसरे सामाजिक बुराइयों से आच्छादित था। भारत में भी यही बुराइयां विद्यमान थी, और गांधी जी ने प्रयास किया कि वह अहिंसा के आधार पर इन बुराइयों को खत्म कर सकें। उनका सत्य में उतना ही विश्वास था, और वह ये मानते थे कि प्रेम के जरिए ही सत्य और अहिंसा को प्राप्त किया जा सकता है। अपने विरोधियों के प्रति भी वह प्रेम और सम्मान का भाव रखते थे। अहिंसात्मक व्यक्तित्व के लिए वह कहते थे कि इसके लिए निडरता या अभय की जरूर आवश्यकता होती है, और अहिंसा का मार्ग हिंसा की तुलना में कहीं ज़्यादा साहस और बल की अपेक्षा रखता है। हिंसा एक और दूसरों को कष्ट देती है, वहीं दूसरी ओर अहिंसा खुद कष्ट भोगने के लिए प्रेरित करती है। विरोधी के अत्याचार का विरोध अहिंसक तरीके से करते समय अपने अंदर कष्ट सहने की क्षमता और साहस होने की आवश्यकता होनी चाहिए। वही व्यक्ति अहिंसक प्रतिरोध को अपना सकता है। अहिंसा दोहरे वरदान की भांति होती है, जहाँ ये दूसरे अपने प्रतिपक्षी के कल्याण के लिए कार्य करती है। स्वयं ऐसा करते हुए व्यक्ति जो अहिंसक आंदोलन कर रहा है वह अपने ही
कल्याण के लिए भी कार्य करता है। इसीलिए इसे दोहरा वरदान के रूप में उन्होंने देखा है। जहाँ तक अहिंसक संघर्ष के औचित्य की बात है, हम लोग इसे निम्नांकित रूप से समझ सकते हैं। जैसे राज्य की स्थापना, हम देखते हैं कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में और अनेक स्थानों पर उन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया है कि राज्य एक केंद्रीभूत स्वरूप है हिंसा का, अतएव वे एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जो अहिंसा का आधार पर और परस्पर सहयोग के ऊपर आधारित हो। वह ये जानते थे कि जिस समय में वह इस चीज़ की घोषणा कर रहे हैं उस समय राज्य का एक स्वरूप मौजूद था, लेकिन वह शून्य में कल्पना नहीं करते हैं। वह इस राज्य को जो एक अथॉरिटेटिव राज्य है, एक हेजेमनिक राज्य है, वर्चस्वशाली राज्य है, उसको सहयोग मूलक राज्य बनाने का प्रयास करते हैं और इसी के लिए अहिंसक संघर्ष की बात करते हैं। दूसरा है राजनीति। राजनीति में अहिंसा या अहिंसक संघर्ष का स्वरूप क्या हो सकता है, इसकी चर्चा अगर हम लोग करें तो हम लोग जानेंगे कि राजनीति में या राजनीतिक विचार में लोकतंत्र एक तरीके अहिंसात्मक शासन प्रणाली कही जा सकती है, वह अहिंसा का ही रूप कही जा सकती है, क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है और उसमें उसकी भागीदारी होती है। शासन के अन्य रूपों में जहाँ जनता की भागीदारी नहीं होती है वहाँ यह कहना मुश्किल होता है। एक तरीके से गांधी इस लोकतंत्र को, जैसा हिंद स्वराज में उन्होंने स्वयं कहा है कि लोकतंत्र का अंतिम स्वरूप इंग्लैंड के द्वारा दिया गया लोकतांत्रिक राज्य नहीं है, अपितु एक पड़ाव मात्र है। वह वास्तविक तौर पर सहभागी मूलक लोकतंत्र की बात करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए गांधी जी के बारे में जैसा सभी लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति और समाज दोनों पर एक समान बल देते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के लिए वे काफ़ी जोर देते हैं। जैसा हमने पूर्व की इकाइयों में चर्चा की थी, वह एकादश व्रतों की बातचीत करते हैं, वह 7 सामाजिक पातकों की बात करते हैं। इन सभी से मिल करके वे एक ऐसी सामाजिक आचार संहिता का निर्माण करने का प्रयास करते हैं जिसके ऊपर एक अहिंसक समाज रचना की जा सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक अहिंसक व्यक्तित्व का निर्माण। इसीलिए वे रचनात्मक कार्यक्रमों, एकादश व्रतों, 7 सामाजिक पातकों को मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। अगला है अहिंसक संघर्ष के औचित्य में सुरक्षा। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, जब गांधी जी इस चीज़ पर विचार कर रहे थे तो उनके सामने में 2 विश्व युद्धों का पूरा अनुभव मौजूद था। एक विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में उन्हें सेवा करने का अवसर मिला, दूसरे में वह भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने इस चीज़ को बहुत शिद्दत के साथ महसूस किया कि किस तरीके से दुनिया के बहुत सारे देश हैं, वह अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्रों पर कितना खर्च करते हैं, जबकि मानवीय आधार पर अगर इसे देखा जाए तो लोगों के कल्याण के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती थी। अगर इस शस्त्रों पर खर्च होने वाली राशि को लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाए तो दुनिया एक मानव जाति के तौर पर उसके कल्याण के लिए बहुत तोहफा होगा। ये गांधी जी लगातार इस पर विचार करते हैं और ये कहते हैं कि निशस्त्रीकरण के माध्यम से ही दुनिया में सच्ची शांति लाई जा सकती है। पर्यावरण, जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि पर्यावरण अवनति का जो मौजूदा स्वरूप हमारे सामने है वह बहुत भयावह है। गांधी जी बार बार अपने कथनों के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि जब तक हम लोग अहिंसक आचरण या प्रकृति के प्रति अनुकूल जीवन शैली नहीं अपनाएंगे तब तक पर्यावरण की समस्या और जटिल होती जाएगी। धार्मिक सहिष्णुता, गांधी जी बार बार कहते हैं कि धर्म का अर्थ सभी धर्मों में जो श्रेष्ठ बातें हैं उनसे है और विश्व के नैतिक व्यवस्थित शासन से वे इसका अर्थ लेते हैं। हर एक को अपने धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और इसके साथ साथ दूसरों के साथ सहिष्णुता के साथ कार्य करना चाहिए। विश्व मानवता का कल्याण, गांधी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और जो उन्हें बहुत बड़ा व्यक्तित्व प्रदान करती है वह है कि न केवल वह भारतीय जनता के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। मानवता को सुरक्षित और अविरल रखने के लिए वह बार बार प्रसारित करते हैं, बार बार इस चीज़ का लोगों के सामने रखते हैं कि अहिंसा का पालन न केवल व्यक्तिगत जीवन में अपितु समाज व देश के जीवन में किया जाना चाहिए। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। समाज कार्य विद्यार्थी
के नाते इस चीज़ को देख सकते हैं कि अहिंसा के माध्यम से समाज को समझा जा सकता है। गांधी जी के द्वारा बताए गए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत की है जिसके जरिए समाज में अहिंसक आचरण किस तरीके से हो सकता है, अहिंसा के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक संरचना कैसे खड़ी की जा सकती है, इसका उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। तो इस इकाई का मूल उद्देश्य यही था कि गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा को समझ सकें और उसके औचित्य का प्रतिपादन कर सकें।